हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा एक बार पुनः आप सभी का सांगली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हमने 11th क्लास की भूगोल विषय में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो कि हमारी प्रथम पुस्तक है का अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यानी पृथ्वी किस प्रकार से बनी और उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुए उन सब के बारे में हमने जाना था। जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड जो है वह किस चीज से बना हुआ है और उसके अंतर्गत क्या क्या है, एवं हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड के अंतर्गत जो चीजें हैं बहुआयामी राशियां, पदार्थ हैं, जो ऊर्जा है, ग्रेविटी है, इसके अलावा उसके अंदर असंख्य तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको सारांश में बताया था। इसके पश्चात फिर मैंने आपको बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताया था कि कौन कौन सी कल्पनाएं हुई कि एक तारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना, इसके बाद में मैंने निहारिका परिकल्पना में संशोधन बताया था और बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताया था। उसी में आगे बढ़ते हुए पहले मैं आपको पूरे चैप्टर का कालक्रम बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि पूरे चैप्टर के अंतर्गत ब्रह्मांड से लेकर हम तक यानी आधुनिक मानव तक जो उत्पत्ति का कालक्रम क्या है। तो जब इसे आप याद रख लेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक कंसेप्ट इसका बनता है। जैसे हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं तो उसी की लाइन से शुरू होता है। अब उसको क्रम से याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो जिससे आपको मैं समझा दूंगा तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा और फिर आपको उसे रटने की जरूरत नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसके अंतर्गत हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार क्रम से इसे लिखवाऊंगा, पहले उसका डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति मतलब जैसे हम निहारिका वगैरह नेबुला का हमने पढ़ा और इसके बाद में हमने पढ़ा कि बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी। तो मैंने जो आपको गत वीडियो के अंदर जो चित्र समझाया था उसी के प्रक्रम में हम इसे समझेंगे केवल, जिससे आपके वो आराम से समझ में आ जाए। आप इसे साथ का साथ बनाते चले या आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हैं, जिसके भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो बिग बैंग थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि हमने एक बलून के ऊपर कुछ निशान लगा लेते हैं, फिर हमने पढ़ा था कि उनका आकार जो है बड़ा हो जाता है और फिर वो एक दूसरे से दूर भी चले जाते हैं। आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन, मतलब नाभिकीय संलयन के अंतर्गत आपने पढ़ा था मतलब जो उसका कालक्रम है कि वह किस प्रकार से मतलब चेंज हुआ। तो उसके अंतर्गत नाभिकीय संलयन में जैसे यहाँ एक छोटा सा एकाकी परमाणु था, एकाकी परमाणु, उसमें धड़ाम से, जैसे उसका मतलब ही है बैंग, बैंग, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी मतलब एकाकी परमाणु, उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट से ही ब्रह्मांड का विस्तार हो गया था। मैंने आपको बताया था कि कुछ अल्पांश में ही पूरे ब्रह्मांड जो है उसका विस्तार हो गया। उसके बाद में पहले 3 मिनट में पहला परमाणु यानी अणु बना, एकाकी परमाणु। उसके बाद में फिर उसमें संकुचन पैदा हुआ और मैंने बताया था कि 3 लाख वर्ष के दौरान जो उसकी अवस्थाएं पढ़ाई थी वो इसका तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया था। तो हम इसमें पढ़े अभी है क्या, तो पहला आएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखिए 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो आपको ये आराम से याद कर लेना है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, इसके बाद इसका आगे का प्रोसेस, ब्रह्मांड बना। तो हमें पता है ब्रह्मांड के अंतर्गत जो पदार्थ और ऊर्जा थी उसका आयतन है ना, या हम उसका कह सकते हैं वितरण जो था वो अनियमित था, यानी अनबैलेंस था। ठीक है, और ग्रेविटी फोर्स थी, घनत्व अधिक होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण उनमें संकुचन पैदा हुआ और फिर वह एक गोलक के रूप में, छोटे छोटे गोलकों के रूप में बट गए। आगे मैं इसमें बताऊंगा जब हम तारों का निर्माण पढ़ेंगे तब हमारा सूर्य कैसे बना, तब वो आपके समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद ब्रह्मांड जब बना तो इसके बाद बनती है आकाश गंगा, आकाश गंगा। अब ये क्या होती है, आपने नाम सुना होगा, जैसे मोबाइल आता है सैमसंग गैलेक्सी, तो GALAXY गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या होती है, तो गैलेक्सी को हम समझें जैसे अगर आप पेन से सामान्य तौर पे ऐसे करके यूं बना दें और उनको छल्लों के रूप में, मतलब ये
धुएं का छल्ला। आप मोबाइल के उस लोगो को याद कर सकते हैं, जैसे उसकी स्क्रीन को जब स्टार्ट करते हैं तब वो स्क्रीन के अंतर्गत होता है, वैसा का वैसे आपको ये देखना है पूरा। तो उसी प्रकार से ये पूरा प्रोसेस इसका रहेगा। ठीक है, तो आकाशगंगा इस प्रकार से थी। अब ये हुआ क्या, इसमें संकुचन पैदा हुआ और ये सिकुड़ करके अणु जो है वो एक बादल यानी कि गुच्छे, जो नेबुला थी, NEBULA, नेबुला मतलब निहारिका, निहारिका जो थी मतलब वो क्या था, बादल। किसका बादल, गैसों का, है ना। और गैसें कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैसें थी, है ना। इनके अंदर फिर बाद में जैसे विस्फोट होगा तो उसके बाद में हाइड्रोजन तो जल के खत्म हो गई, पीछे रह गई हीलियम। वो चमकते हुए मतलब जलायमान रूप में रहती है और वो होता है हमारा तारा। यह खगोलीय जो है अध्ययन है वो आपके इतना डीपली नहीं है 11th में, लेकिन मैं आपको सारांश में ये समझाऊंगा। तो आकाशगंगा जो है उसका निर्माण हुआ, और उसका निर्माण कब हुआ, तो वह हुआ था 10 अरब वर्ष पूर्व। अब इसमें प्रोसेस क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है इसीलिए बता रहा हूं। इस गैलेक्सी के अंदर क्या हुआ, जो छोटे छोटे पिंड गैसों के बादल के गुच्छे थे, गुच्छे बन गए। और फिर इन गुच्छों में क्या हुआ, एक तरह से आप मान लें निहारिका ही थी। उसके बाद में इसके चारों ओर ये गैसों और धूल कण के जो है वो अणु के रूप में छोटे छोटे गोलक या अपन कह सकते हैं जमा हो गए, है ना। अब उसके बाद ग्रेविटी फोर्स लगा तो उससे ये मतलब इनका निर्माण एक तस्तरी नुमा गतिशील तस्तरी की तरह से हुआ। और फिर ये जो है ये तो बन गए तारे, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए तो ये बन गए ग्रह। और फिर ग्रेविटी के कारण ये इसके ही चारों तरफ चक्कर लगाने लग गए। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का। मतलब ये तारे हो गए और ये हो गए। अभी मैं लाइन जो इसमें बोलूंगा उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा गैलेक्सी जो है 10 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। मेन चीज क्या है, यही बादलों का गुच्छा है, असंख्य मतलब तारे वगैरह झुंड ऐसे वो सब इसमें पाए जाते हैं। और इसको मुख्य तौर पे क्या कहा जाता है, तो ये जो है वह सौर मंडल, इंपोर्टेंट लाइन है ये, इंपोर्टेंट लाइन में लिखना है, सौर मंडल का जनक कौन होती है, आकाशगंगा। डिटेल्स में मैं बताऊंगा, मैंने उस दिन बताया था आपको, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स में इसकी लेंथ को मापा जाता है ना। तो सौर मंडल का जनक कौन होती है, आकाशगंगा। तो आकाशगंगा कब बनी, अब सौर मंडल मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम, तो वह यानी कि इसके बाद कौन बनेगा, तो इसके बाद बनेगा सूर्य, सूर्य या तारे, स्टार। आपने आसमान में देखे ही हैं, हमारी बुक्स के अंदर पहली लाइन ही यही है ना। तो जो सूर्य या तारे जो है उनका निर्माण कब हुआ, ये इसमें आएगा। तो जब उसके बाद में सूर्य तारे बने लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। समझ में आ रहा होगा आपके। देखिए इसके बाद इसमें गैलेक्सी के अंदर क्या बना, सौरमंडल, उसका मुख्य तारा एक सूर्य, जैसे हमारा सूर्य, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में असंख्य सूर्य यानी तारे पाए जाते हैं। सूर्य बना, उसके आगे का प्रोसेस, जब सूर्य बना तो इसमें मैंने आपको बताया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अंतर्गत हमारा सूर्य जो है उसके पास से एक तारक परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, तो एक तारक परिकल्पना कहती है पास से एक सूर्य या दूसरा तारा भ्रमणशील गुजरा, उससे सिगारनुमा पदार्थ निकला, और फिर उससे वह पदार्थ, तारा तो चला गया, पदार्थ उसी ग्रह के चारों ओर घूमने लग गया, यानी सूर्य तारे की ओर। तो उसके घूमने की वजह से वो क्या बन गया, तस्तरी नुमा पदार्थ बना, और फिर उसमें से बड़े ग्रह और छोटे ग्रह बन गए, जैसे कि हमारे पृथ्वी के अंतर्गत पार्थिव और जोवियन ग्रह हैं जो आगे आएगा। तो सूर्य तारे बने। प्रोसेस में कौन आता है, ग्रह। अपन कह सकते हैं जैसे हमारा पृथ्वी, क्योंकि भूगोल का मतलब ही पृथ्वी का अध्ययन है, तो हम इसमें पढ़ेंगे ग्रह बने प्लेनेट। तो प्लेनेट के अंतर्गत हम देखें कब बने ये, जैसे हम पृथ्वी का कहें कि पृथ्वी बनी, नीला ग्रह, ये सब आगे आएगा इसमें। तो पृथ्वी बनी कब, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व, मतलब 4.6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 460। हमारी बुक्स के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है करोड़ वर्ष पूर्व। कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 460 करोड़ वर्ष पूर्व या 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। अब पृथ्वी जो है फिर इसमें आगे आएगा गेंट इम्पैक्ट। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी पढ़ाया था,
ब्रह्मांडीय विस्तार परिकल्पना इसी प्रकार जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसके बाद जो हमारा चंद्रमा बना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन है, हमारा सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। तो वह कब बना, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीज आती है। तो इसमें आता है, हम पढ़ेंगे तो अभी मैं आपको डिटेल्स में इसको बताऊंगा कि यहां से एक तारा गुजरा, जैसे सूर्य में वो एक तारा का परिकल्पना आई थी ना, उसी प्रकार से गुजरा और इसकी इससे भीषण टक्कर हुई, किससे, पृथ्वी से। तो इसमें से इतना सा पदार्थ टूट करके, डंबल होता है ना, वेट लिफ्टर जो होते हैं, भारोत्तोलन वाले, तो उसने इसमें से पदार्थ निकला, ये तारा तो चला गया, ये पदार्थ धीरे धीरे घूम घूम करके क्या हो गया, गोल, और पृथ्वी के क्या करने लग गया, चारों ओर परिक्रमा। तो इसे कहते हैं महा या भीषण टकराव। तो इसे कहेंगे द गेंट इंपैक्ट या द बिग स्प्लैट, यानी द बिग गेंट इंपैक्ट या द बिग स्प्लैट, यानी चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से एक मंगल जैसा तारा था, उसके टकराने की वजह से हुआ। और ये कब हुआ, तो अब इसमें आएगा चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई, देखिए प्रोसेस ये ऐसे चल रहा है, इधर से हम घूम के यूं आ रहे हैं। तो चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई, तो वह हुई 4.44 अरब वर्ष। इसे हम पढ़ेंगे, द गेंट इंपैक्ट थ्योरी किसने दी, तो 1838 में जॉर्ज डार्विन ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने, जॉर्ज डार्विन ने। कब दिया, 1838 में। अब चंद्रमा बन गया, तो जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ, तो जिस स्थान पर पृथ्वी के अंतर्गत, मतलब आपको पता है जिस जगह से पदार्थ अलग होगा वहां गड्ढा हो जाएगा। जैसे हमसे कोई कहे, मान लीजिए जैसे ये एक डिब्बा है, मिट्टी का कोई पदार्थ है, कुछ भी, इसमें से हम इतना पदार्थ निकाल दें तो यह क्या हो जाएगा, गड्ढा, है ना। और यहां अगर हम पानी भरें तो इतना पानी आएगा ना। उसी प्रकार आप इसको समझें कि जब पृथ्वी के हिस्से से जैसे ये हिस्सा अलग हुआ, तो क्योंकि ग्रेविटी से पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज जो होती है वह चिपक जाती है। अब पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी एकदम कोई गोल या लवदक्ष मैंने पढ़ाया वैसे नहीं है, पृथ्वी उबड़ खाबड़ है। क्योंकि अगर आप सारे पानी को पृथ्वी को हटा दें, देखिए बुक्स कहती है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो दूर से हम देखें तो दिखाई देता है लवदक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष पर दबी हुई बीच से उभरी हुई है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियोज में बताया था। तो अब ये पृथ्वी ऐसी है। अब इसमें क्या हमने पढ़ा, पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम गैसें थी, विभेदन आएगा इसमें, हल्के व भारी पदार्थों का अलग होने की क्रिया। तो उसमें भारी गैसें जो थी वो पृथ्वी के ऊपर रह गई, और तापमान में परिवर्तन होने के बाद पृथ्वी जब ठंडी हुई तो उससे बादल बने और फिर बारिश हुई। तो बारिश के बाद जो जल है वो इस पे भर गया, और जल भर गया तो पृथ्वी दूर से कैसी दिखाई देती है, लवदक्ष दिखाई देती है। तो ये जो गड्ढा था, ये गड्ढा जहां से कौन अलग हुआ था, चंद्रमा, आज वहां क्या है, प्रशांत महासागर। यानी चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई, 4.44 अरब वर्ष पूर्व, और कौन बने, महासागर। तो महासागरों की उत्पत्ति हुई, महासागरों की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पूर्व। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 400 करोड़ वर्ष। यानी 100 करोड़ मतलब 1 अरब होता है, तो 400 करोड़ बराबर कितना होगा, 400 करोड़ बराबर होगा 4 अरब। ठीक है, ओके। अब आगे प्रोसेस में चलते हैं। अब समझिए, यदि इस पानी की टंकी के अंदर, कोई टंकी है, उसमें यदि पानी भर दिया जाए तो आप जानते हैं थोड़े दिन बाद क्या होगा, इसमें आप जानते हैं आ जाती है काई, है ना। काई जो होती है हरी हरी जम जाती है चारों तरफ, वो जम जाती है। इसके बाद क्या हुआ, तो जब महासागरों की उत्पत्ति हो गई तो मतलब पृथ्वी के अंदर फिर क्या हुआ, इसमें काई के रूप में जो महासागरों में जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन का मतलब ग्रोथ होना, जीवन की उत्पत्ति कब हुई, 380 करोड़ वर्ष पूर्व। देखिए बहुत इंटरेस्टेड है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। यानी 3.8 अरब
वर्ष पूर्व। मैंने पूरी बुक्स का सिस्टमेटिक ग्राफ आपके लिए तैयार किया जिसे आप आराम से समझ सकते हैं। आप अभी समझते चले, फिर इसका स्क्रीनशॉट खींच करके आप आराम से तसल्ली से अपनी कॉपी में मल्टी कलर पेन्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कैसे आप बना लेना। हम ऑफलाइन क्लास में भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन में भी इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल मोड पे मोबाइल को रख के देख करके पढ़ना है। ईयरफोन अपने कान में लगा के रखने हैं जिससे बाहर की आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद देखो जीवन की उत्पत्ति होगी, और वो किस रूप में हुई, क्योंकि पहले कोई मनुष्य तो था नहीं। शुरुआत में नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नील हरित शैवाल के रूप में हुई। अब नील हरित शैवाल कब बना? 380 करोड़। अब आप ध्यान से सुनना, जब कोई भी वनस्पति होगी तो वनस्पति सूर्य के प्रकाश, सूर्य तो पहले से मौजूद है, तो सूर्य के प्रकाश में क्या करेगी? तो वह बनाएगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन। तो इन्होंने क्या किया, यानी जैसे पेड़ होता है उसी तरीके से स्काई ने क्या किया, सूर्य से क्या बनाया? सूर्य के द्वारा, मतलब नील हरित शैवाल पर सूर्य का प्रकाश आया, है ना। तो इन्होंने क्या, सूर्य से क्या ली? जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं हमेशा, तो भोजन के समय में क्या लेते हैं? CO2, ठीक है। और छोड़ेंगे क्या वायुमंडल के अंदर? छोड़ेंगे O2। ओके, देखिए श्वसन में ये समझने की चीज है, कोई भी, मैंने लिखा जीवन की उत्पत्ति दुनिया में, चाहे वह पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, सभी श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन वह भोजन बनाने में पेड़ पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम छोड़ते हैं तो उसको वो सुबह व शाम के समय, इसीलिए आपको पता है कहते हैं कि पेड़ों के नीचे, मतलब रात्रि में जैसे पीपल के नीचे नहीं सोना चाहिए वगैरह, क्योंकि वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा करता है। तो ये नील हरित शैवाल हुई, तो ये यहां कौन सी क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और ये क्रिया कब हुई? तो ये क्रिया हुई थी 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब 250 से 300 करोड़ साल, 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ था। और ऑक्सीजन से वायुमंडल भर गया। अब देखो, जब प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में ऑक्सीजन जाएगी, वायुमंडल में भरेगी, तो ये भर गई 200 करोड़ वर्ष पूर्व। ओके, जब ऑक्सीजन आ जाएगी तब हमारे लिए माहौल तैयार हो गया। तो अब इसके बाद मनुष्य के पूर्वज, यानी मनुष्य के पूर्वज हम देखें, मनुष्य ऐसे जंगली जैसा होता था पहले। आपने वो, मैंने मेंटोस का उदाहरण बताया था, वो शिकार करने वाला, है ना, धनुष बाण अपन आप कैसे भी बना सकते हो, अपने पास समय की सीमितता है, और धनुष बाण का इस्तेमाल करता था। यानी आदि मानव की उत्पत्ति, ठीक है, इसके बाद, ऑक्सीजन के बाद कब हुई? वो हुई 20 लाख। देखिए हिस्ट्री की बुक के अंदर 56 लाख वर्ष पूर्व दे रखा है, जैसे एपी, होमो, होमोनेड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल, लेकिन आदि मानव की हम सामान्य तौर पर माने तो 20 लाख वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब हमारे लिए क्लाइमेट तैयार हो गया, यानी एक ह्यूमन स्ट्रक्चर, नॉर्मल होमोसेपियंस व्यक्ति जो होता है उसकी उत्पत्ति इसके अंतर्गत हुई। आधुनिक मानव, जैसे मान लीजिए चाहे वो बुक्स पढ़ता है या जो भी है, तो ह्यूमन स्ट्रक्चर में आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। ओके, तो आधुनिक मानव की, होमोसेपियंस यानी हम, मॉडर्न जो ह्यूमन है,
की उत्पत्ति हुई, है ना। ये पूरा प्रोसेस यहाँ करके कंप्लीट होता है किस पे, इस पे। और इनकी उत्पत्ति हुई है कब, 10,000 BC, मतलब 10,000 वर्ष पूर्व कह सकते हैं आप, या ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये इसका पूरा ग्राफ प्रोजेक्ट है, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। इससे आपका पूरा चैप्टर जो है आराम से आपको इस छोटे से वीडियो में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखें, देखो है क्या, याद करने में ब्रह्मांड सबसे पहला, मैं आपको नंबर लगा के बता देता हूं, बुक्स में जिस प्रकार से दे रखा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ओके, इसके बाद क्या है, आकाश गंगा, सेकंड नंबर। आकाश गंगा की उत्पत्ति कब हुई, तो वो मैंने आपको बताया 10 अरब वर्ष पूर्व। ओके, ब्रह्मांड। इसके बाद सौर मंडल का जनक आकाश गंगा है, तो उसमें कौन बना, सूर्य। तो सूर्य की उत्पत्ति वैसे तो 5 से 5.6 अरब है एक्यूरेट तो, लेकिन इसमें तारे के रूप में 5 से 6 अरब ही है। ठीक है, तो वो भी आगे आएगा, तारों की उत्पत्ति जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपके आ जाएगा। तो सूर्य या तारों की उत्पत्ति कब हुई है, 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। ओके, इसके बाद आता है ग्रह, यानी पृथ्वी कब बने, तो पृथ्वी ग्रह जो बने वो 4.6 अरब वर्ष या 460 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद कौन बना, द गेंड इम्पैक्ट में चंद्रमा। चंद्रमा की उत्पत्ति 4.44 अरब वर्ष पूर्व या 444 करोड़ वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई, चंद्रमा की। और जब चंद्रमा जिस जगह से अलग हुआ था, वहां पृथ्वी पर वायुमंडल में बदलाव होने के कारण तापमान वृद्धि हुई भीषण टकराव से, और उससे बादल बने, फिर वर्षा हुई, और वो वर्षा का जल कहां भर गया, पृथ्वी के गड्ढों में, जिस गड्ढे में जहां से चंद्रमा अलग हुआ था। और फिर कौन बन गया, वहां पर महासागर, है ना। तो महासागरों की उत्पत्ति मैंने आपको बताया 4 अरब वर्ष पूर्व हुई, महासागर। ठीक है, 4 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद जब महासागर हो गए तो काई के रूप में जीवन की शुरुआत हुई, ब्लू ग्रीन एल्गी। वह कब हुई, 380 करोड़ वर्ष पूर्व या 3.8 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद जब जीवन आ जाएगा नील हरित शैवाल के रूप में, तो कौन होगा फिर, उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो वह कब हुई थी, 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब कंप्लीट प्रोसेस 250 से 300 करोड़ तक चला, तो उन्होंने क्या छोड़ी पेड़ पौधों ने, वह थी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से वायुमंडल कब भर गया, वायुमंडल से ऑक्सीजन भर गया 200 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना, ऑक्सीजन से। ओके, फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन से वायुमंडल भर जाएगा, तो मतलब अकशेरुकी, रीढ़ विहीन, फिर रीढ़ वाले जीव, बड़े बड़े पेड़ पौधे, है ना, की उत्पत्ति हुई। तो आदि मानव की उत्पत्ति उसके बाद हुई 20 लाख वर्ष पूर्व। और ये 11 नंबर पे मॉडर्न ह्यूमन, जिसकी उत्पत्ति 10,000 वर्ष पूर्व हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये पूरा ग्राफ, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा आप इसे आराम से तसल्ली से देख करके फिगर आउट करके बना लें, जिससे आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। इनकी डिटेल्स में हम इस चैप्टर में बचे हुए टॉपिक्स जैसे तारों की उत्पत्ति, प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसके अलावा पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह क्या होते हैं, हमारा सौरमंडल, है ना, जीवन की उत्पत्ति आदि, तो विस्तार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, जय श्री कृष्ण।